एक बार, एक कंपैरिजन चार्ट बनाओ चार्ट फटाफट से, और उस चार्ट में लिखो डिफरेंस तीन चीजों में भाई। फिर आज की क्लास शुरू कर पाएंगे हम। पहले वो डिफरेंस लिख लो ताकि उससे सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और आज एक ऐसे 710 भी शुरू करना है, ठीक है सर? तो सुनिए ध्यान से, कल की क्लास में कारो चाहिए मुझे, राइट? ठीक है, सुनो। और फिर रुद्राक्ष का एक क्वेश्चन भी है जो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है। क्या पेंडिंग? कि सर कंपनीज एक्ट की रिपोर्टिंग और कारो की रिपोर्टिंग में डिफरेंस चाहिए मुझे सर। पॉइंट्स तो मुझे समझ में आ गए, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैंने उसको बोला जब कारो शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसी की बात करेंगे। याद है? याद है, मुझे याद है भाई, मैं भूलता नहीं तेरा क्वेश्चन। ठीक है भाई, चल आ जा। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तू रुक जाता है तब तक। दैट्स इट। चल भाई आ जाओ, ध्यान से सुनते सर। तो स्टार्ट करते हैं सर। आज का कंपैरिजन क्या है कुणाल? आज का कंपैरिजन है मेरे भाई, सबसे पहले लिख कैम SA 701 वर्सेस एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ SA 706 वर्सेस अदर मैटर पैराग्राफ। ठीक है सर? अब सुनिए सर, गेम क्या है सर? गेम है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आज ना दो क्वेश्चंस 4-4 नंबर के इन्हीं के ऊपर आएंगे सर। ठीक है? तो जब इनके ऊपर हमने क्वेश्चन फेस करने हैं तो पहले हमें तीनों का मतलब देखो। वैसे तो मैंने तीनों का मतलब बता दिया था, लेकिन सर स्टूडेंट को जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो अच्छा लिख नहीं पाएगा। ये ह्यूमन बीइंग है, स्टूडेंट नहीं, मुझे भी यही है। क्लैरिटी मिल गई तो फिर तो देखो हम क्या करते हैं सर पेपर में। ठीक है ना भाई? तो पहले तीनों को एक बार अच्छे से क्या कर लेते हैं सर? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहला क्या बोलो? क्या। अब मैं ऐसे भी कुछ पॉइंट लिखूंगा जिससे स्टडी भी कवर हो जाएगी। क्या कवर हो जाएगी? स्टडी भी कवर हो जाएगी। ठीक है भाई? सबसे पहले जिसमें बात करेंगे किसकी? कैम। कैम का फुल फॉर्म बोलो। वेरी गुड भाई, की ऑडिट मैटर्स। ठीक है? अच्छा, आपको पता है हम ना अगला चैप्टर करेंगे बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट के बाद कराऊंगा कंप्लीशन एंड रिव्यू, जिसमें 3 ऐसे हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारी आज की लॉ की क्लास लास्ट है और कल से दोनों क्लास ऑडिट की लगेंगी। ठीक है सर? तो पहले एक बार ऑडिट का ये सिलेबस थोड़ा निपटा लेते हैं और फिर तब तक आप लॉ रिवाइज करो, और फिर मैं उसके बाद लॉ की केस स्टडी सिनेरियोस कराऊंगा तुम्हें, अदर लॉज की भी और कॉर्पोरेट लॉ की भी। सर कब तक चलेगा ये हमारा लॉ का सिलेबस? आप कब तक रोकोगे जान वाले स्टूडेंट? 15 जून तक। बस 15 जून तक दोनों क्लास किसकी लेते रहो? ऑडिट की। उसके बाद फिर एक ऑडिट और एक कॉर्पोरेट लॉ। हाँ, वो मैंने रिकॉर्ड कर रहा है, मैं शाम को रिकॉर्ड करूंगा, टाइम बता दूंगा, जिसने आना होगा वो आ जाएगा और वो क्लास डल जाएगी। छोटी सी क्लास, आज नहीं, मैं कमिंग सैटरडे रिकॉर्ड करूंगा भाई। ठीक है? तो बता के करूंगा, जिसने आना हो आ जाना सर। जैन वाले नहीं, सिर्फ सितंबर वालों की बात हो रही है। इनके लिए एक टॉपिक डालना है मैंने, निधि और IFSC कंपनी। ठीक है? तो मैंने यही सोचा है कि समय बचाने का यही तरीका, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और इनको भेज दूंगा लेटेस्ट वाला। ठीक है भाई? सही रहेगा? हाँ, ये बात कर ली मैंने, सर से भी बात कर ली परसों, है ना? ठीक है, आ जाओ। तो वो भी है, उसके अलावा भी 1-2 टॉपिक्स और भी थे, है ना, छोटे छोटे चुन्नू से। तो वो सब एक साथ 1 से 1.5 घंटे की क्लास में सब आ जाएगा। ठीक है? आपको जब समय मिले आप लीड लगा के उसको देख लेना। ठीक सॉल्यूशन है ये? ठीक है भाई, सुनो। और जिसने फेस टू फेस आना होगा आ जाना भाई। ठीक है? आओ, की ऑडिट मैटर्स क्या है भाई जल्दी से। तो अब कल से तुम लोगों का क्या लगेगा? 2 क्लास ऑडिट की, जिससे भागना भी नहीं पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ठीक रहेगा भाई? अब अगले 10 दिन तक ऑडिट की 2-2 क्लास लेते रहो, डबल टाइम हो जाएगा, थोड़ा और सिलेबस जल्दी हो जाएगा। सुनो अब ध्यान से, की ऑडिट मैटर्स क्या है? की ऑडिट मैटर्स का मतलब है, की ऑडिट मैटर्स का मतलब है सर, मैटर्स आइडेंटिफाइड। अच्छा, मैंने क्यों बोला था अभी, आपको पता है क्यों बोला था? अभी बताऊंगा वो, जो कि अगला चैप्टर कौन सा होगा, वो मैंने क्यों बोला था, इसकी वजह से। ध्यान से सुनो, मैटर्स आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, इन द कोर्स ऑफ क्या? ऑडिट, इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, which are considered as
मोस्ट सिग्निफिकेंट, विच आर कंसिडर्ड एज क्या, मोस्ट सिग्निफिकेंट एज पर द ऑडिटर्स, एज पर द क्या, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, एज पर द ऑडिटर्स क्या, प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है सर जी। अच्छा, अब ना इसी के बारे में एक दो बातें और बताऊंगा। पहले सुनो सुनो, एक मिनट सुनो, नोट करना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा। बोल रहा है सर, की ऑडिट मैटर्स आर द मैटर्स विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ and considered as most significant as per the professional judgment of the auditor। ऐसा ही था, ठीक है। अब मैंने अभी अभी बोला था, हितेश याद कर, इन लोग को बोल रहा था मैं कि अगला बैंक ऑडिट करेंगे, बैंक ऑडिट के बाद कंप्लीशन एंड रिव्यू करेंगे। क्यों बोला था? क्योंकि उसमें एक ऐसे 260 है, क्या है, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद क्या, और एक है 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। कल बोल रहा था कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद गलती पता चली तो क्या करेंगे, तो ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स में। तो आज दोनों का जिक्र हुआ। तो सर हम ना टीसीडब्ल्यूजी के साथ कौन से मैटर डिस्कस करते हैं, पहले ही हाई रिस्क एरियाज डिस्कस कर देते हैं, उनको बता देते हैं। कौन बताता है? सीए। कौन बताता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है भाई हमारा, वो बात करेगा टीसीडब्ल्यूजी से। क्यों बात करेगा? उसके साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना इसलिए जरूरी है भाई, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए ऑडिट के बीच में, मैनेजमेंट तंग करे तो किससे बात कर लो, सीधा टीसीडब्ल्यूजी। सो रेगुलर कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी इज इंपॉर्टेंट। और आप मुझे बताओ, मालिकों से इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस करोगे कि रेगुलर बातें? इंपॉर्टेंट मुद्दा। इसीलिए कैम के बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूं, स्टडी में लिखा, सीधा सीधा उसकी डेफिनेशन में क्या बोलता है, कैम इज आइडेंटिफाइड, बहुत ध्यान से सुनना, कैम इज आइडेंटिफाइड out of the matters, out of the क्या, matters communicated with TCWG, out of the matters communicated with TCWG। इसका मतलब क्या है सर? हाई रिस्क एरिया होगा, इंपॉर्टेंट मैटर होगा, तभी TCWG से डिस्कस किया होगा, और उन्हीं में से एक मुद्दा क्या बनेगा, कैम बनेगा। क्या बनेगा? मान लो 4 बातें डिस्कस की, उसमें से ऑडिटर को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, तो वो बन जाएगा क्या, कैम। कैम वाला पैराग्राफ कौन सी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है सर? वेरी गुड सर, कंपल्सरी फॉर, यस सर, यस जनाब, यस जनाब, यस जनाब, कंपल्सरी फॉर लिस्टेड कंपनीज, कंपल्सरी फॉर क्या, लिस्टेड कंपनी। हितेश इज देयर एनी डाउट भाई? चल एक बार नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट करो, सारा कैम वाला खत्म कर लो सारा। अब स्टडी मैच हो गया ना, सारा मैच हो जाएगा भाई। हाँ बोलना, बोलना, हाँ बोलना। देख मैं तुझे अब एक बात बताता हूं, ध्यान से सुन ले। ऐसे 260 पढ़ेंगे, और ऐसे 260 में सबसे पहला डेफिनेशन खोल के देख, कंप्लीशन एंड रिव्यू वाला चैप्टर। सबसे पहले तुम लोग नोट करते रहो, हम बात कर रहे हैं एक बार, टीसीडब्ल्यूजी का डेफिनेशन लिखा हुआ है। किसका डेफिनेशन लिखा हुआ है? टीसी। और उसमें लिखा हुआ है ऐसे 260 में, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जब कंपनी बड़ी होगी तो टीसीडब्ल्यूजी अलग होगा और मैनेजमेंट अलग, और जब कंपनी छोटी होगी तो जो मैनेजमेंट होगा वही टीसीडब्ल्यूजी होगा। जैसे रिलायंस में, रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। गुजरात और मुंबई में पान वाला, रिक्शे वाला, झाड़ू वाला खाना खाए ना खाए, रिलायंस का शेयर जरूर खरीदता है। चेक कर लो, रिपोर्ट्स पढ़ लो। है बेटी की शादी से लेकर बेटे की कॉलेज की पढ़ाई तक सब कुछ शेयर से होता है वहां पे, कि ये 50,000 के शेयर 10 साल के लिए ब्लॉक, ये रूल है वहां का। तो रिलायंस में मेरे को लगता है ज्यादा नहीं तो 25 करोड़ इंडिया के लोग मेंबर्स होंगे। 25 करोड़, ज्यादा नहीं ले रहा हूं, 25 करोड़ ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन टीसीडब्ल्यूजी किसके हाथ में है? अंबानी फैमिली के हाथ में। डिसीजन किसके हाथ में है? अंबानी फैमिली। क्या वो इन्वेस्टर्स मैटर करते हैं, या एंटीलिया में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं? एंटीलिया में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं। तो टीसीडब्ल्यूजी का मतलब समझा देता हूं क्या है। इसमें टीसीडब्ल्यूजी को जनरलाइज किया गया है। कॉर्पोरेट एडवाइजर मेरे से कोई बड़ी कंपनी पूछेगी कि गौरव तेरे हिसाब से टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है, तो मैं उनको बोलूंगा प्रमोटर। सीधा सीधा क्या होगा? प्रमोटर। ठीक है मेरे भाई, समझ गया? पूछ। किसमें?
ए भाई अभी तो बोला, जब तू वो ढूंढ रहा था तब मैं बता रहा था बेटा, जब कंपनी छोटी होती है तो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी सेम होता है, तो जो डायरेक्टर्स होंगे वही क्या होंगे, टीसीडब्ल्यूजी। लेकिन जहां पे कंपनी बड़ी होती है, चेयरमैन प्रोमोटर्स उनकी कैटेगरी अलग होती है और डायरेक्टर्स की कैटेगरी अलग। इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी यही तो बता रहा था मैं कि बहुत सारी कंपनीज में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी क्या होता है, सेम। और ये सब 260 में लिखा हुआ है भाई, चिंता मत करिए, एक एक वर्ड जो मैं तुझे बता रहा हूं सब लिखा हुआ। ठीक है भाई, चला जा, पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में, चिंता नहीं। ये एक एक वर्ड जो मैंने अभी बोला सब 260 में लिखा हुआ है भाई। ठीक है, चला जा। अब सुन, तो क्या की ऑडिट मैटर समझ में आया तुम्हें? की ऑडिट मैटर का ऐसे बोलो क्या है? अच्छा, की ऑडिट मैटर्स क्या है सर? की ऑडिट मैटर्स कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर के हिसाब से क्या है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सबसे ज्यादा क्या है? इन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द क्या, ऑडिटर, इन द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिट। और ये कहां से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? आउट ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड विद क्या, आउट ऑफ द मैटर्स डिस्कस्ड विद। कौन सी कंपनी के लिए मैंडेटरी होते हैं? लिस्टेड कंपनी के लिए। ये भी नोट कर लो जल्दी से, एक मिनट भाई। तो कैम में हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा, और एग्जाम्पल क्या है सर? एग्जाम्पल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन अ टाइम बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको कहां सिखाया था, याद करो, विप्रो की ऑडिट रिपोर्ट में सिखाया था। किसमें सिखाया था? विप्रो की ऑडिट रिपोर्ट में सिखाया था। याद आ रहा है कुछ? यस सर, हमें याद आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना नहीं बोलते हम। हाँ, अच्छा, अब बताओ मुझे सर, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ क्या होता है? सर, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ का मतलब होता है इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी, विच इज क्या, ऑलरेडी हाईलाइटेड, हाईलाइटेड, सॉरी ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं, ऑलरेडी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड, ऑलरेडी एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड information which is already adequately disclosed in the financial statement of the entity, in the financial statement of the entity, information which is already adequately disclosed in the financial statement of the क्या, entity। जिसमें बात समझ में आ रही है सर? सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रखी है सर, बट the auditor wants to highlight the same, wants to highlight the same, wants to highlight the same in order, but the auditor wants to क्या, highlight the, but the auditor wants to highlight the same, but the auditor wants to highlight the same in order to draw the attention of, in order to draw the attention of financial user towards the matter, towards the matter, towards the matter। एग्जाम्पल लिख लो, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, एन इंपॉर्टेंट लिटिगेशन एंड क्लेम। डिस्क्लोज तो है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट इतना खतरनाक हो सकता है कि ऑडिटर चाहता है कि इसका अटेंशन लेके जाए टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स। पक्की बात कि ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है भाई। हालांकि कंपनी ने पूरा एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तुम्हारा अटेंशन इस तरफ खींचना चाहता हूं कि ये भी देख लो सर, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। कल को अगर ये कंपनी के अगेंस्ट आ गया तो तुम्हारा शेयर डूब जाएगा, ध्यान रखना सर। ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं सर एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। एक ऐसा मैटर पैराग्राफ जिसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहता है कौन, ऑडिटर, एम्फेसिस देना चाहता है सर। ठीक है ना सर? एन इंपॉर्टेंट लिटिगेशन एंड क्लेम, एन इंपॉर्टेंट लिटिगेशन एंड क्लेम। ठीक है भाई, पक्का। तीसरा, अदर मैटर पैराग्राफ सर। अदर मैटर पैराग्राफ इन्वॉल्व, पहले सुन लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है सर, इन्वॉल्व्स एन इंफॉर्मेशन which has not been disclosed, which has not been क्या, disclosed in the financial statement। भैया जी, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। बट अब एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं तुम्हें,
तीनों में डिफरेंस तो समझ आ ही जाएगा, साथ में यहां पे भाई ऑब्जेक्टिव आता है, सुनो ध्यान से। बोल रहा है कुणाल, एन इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट added by the auditor in other matter paragraph for any of the following, for any of the क्या following, इनमें से किसी एक काम के लिए, इतना नोट करो, फिर any of the following लिखवा रहा हूं, जल्दी करो फटाफट से। तो तीनों में से अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, तीनों में से कौन से वाला एडिक्वेटली डिस्क्लोज होता है? कौन सा वाला डिस्क्लोज होता है लेकिन एडिक्वेट डिस्क्लोज नहीं होता? कैम। ये डिस्क्लोज है लेकिन इसका पूरा कैलकुलेशन, पूरा ट्रीटमेंट लिखा नहीं होता, इसीलिए रिस्की एरिया है। क्या है? रिस्की। कौन से वाला डिस्क्लोज ही नहीं होता? समझ आ रहा है? कौन से वाला एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है? कौन से वाला मॉडरेटली डिस्क्लोज्ड है? कैम। कौन से वाला डिस्क्लोज्ड ही नहीं है? भूलना नहीं है तुम्हें कुछ भी केस स्टडी, मैं तुम्हें हर चीज लिखवा रहा हूं और लास्ट में लिख लेंगे मॉडरेटली डिस्क्लोज, एडिक्वेटली डिस्क्लोज, नॉट डिस्क्लोज। ठीक है सर, लेकिन पहले अभी इसको समझो, अदर मैटर पैराग्राफ तो समझ ही नहीं आया ना अभी तक, वो समझा रहा हूं अभी, पहले इतना नोट करो। जल्दी करो जल्दी, फिर आज की क्लास शुरू करनी है भाई, फिर आज की क्लास शुरू करनी है, जल्दी करो। तो ये क्या कर रहे हो सर? ये जो आज की क्लास करनी है उसको पहले ही निपटा रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में इन्हीं के क्वेश्चंस हैं, तीनों के भाई, आज की क्लास में इन तीनों के ही क्वेश्चंस हैं। और ऐसे 710 देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में है ऐसे 710, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में है ऐसे 710। ठीक है सर, जल्दी कीजिए फटाफट से। हो जाएगा भाई 100%। चलो अब सुनो जरा ध्यान से एक बार, और गौर से सुनो, बढ़िया से एक बार ध्यान दीजिएगा सर। सुनिए भैया, अदर मैटर पैराग्राफ में मैंने लिख दिया कि अदर मैटर पैराग्राफ ऐसे मैटर पैराग्राफ है जो डिस्क्लोज नहीं होते, एंड इट हैज बीन एडेड बाय द क्या ऑडिटर फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। 3 रीजंस होते हैं उसके, रीजन लिख लो बस। पहला रीजन होता है, एक मिनट, पहला दूसरा तीसरा कॉमन है, लेकिन ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं क्या, एनी ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ऑडिट, द स्कोप ऑफ ऑडिट। एग्जाम्पल दूंगा, ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, ध्यान से सुनो सर। पहला क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट, दूसरा क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्या ऑडिटर। रेलेवेंट एरियाज, अभी बताता हूं ये रेलेवेंट एरियाज क्या होते हैं सर, मेरी बात ध्यान से सुनना एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार अदर मैटर पैराग्राफ में लिखा जाता है हर ऑडिट रिपोर्ट में, या 99% ऑडिट रिपोर्ट में, वो बात लिख रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना एक बार। बोलता है सर रेलेवेंट एरियाज मतलब कि कहां ये ऑडिट रिपोर्ट यूज हो सकती है और कहां यूज नहीं। मान लो ये ऑडिट रिपोर्ट बैंकर के लिए है, किसके लिए है, तो यहां पे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिख दी जाएगी, दिस हैज बीन स्ट्रिक्टली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्या, बैंकर, एंड इज लिमिटेड यूज फॉर द एंड यूजर या फाइनेंशियल यूजर। क्योंकि ये लोन लेने के लिए बनाई गई है, तो इसमें वो एरियाज डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की जा सके, जिसके बेसिस पे क्या की जा सके, इन्वेस्टमेंट की जा सके। जो रिक्वायरमेंट बैंक ने बोली थी हमने उस पर रिपोर्ट करके दे दिया है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए, ऑडिट रिपोर्ट को समझाने के लिए, या फिर ऑडिट को समझाने के लिए जो 3 वर्ड्स आईसीआई ने दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट,
और रेलेवेंट एरिया की जगह लिखा हुआ है क्या, ऑडिट रिपोर्ट, टू एक्सप्लेन द क्या, ऑडिट रिपोर्ट। तो मैं उसके हिसाब से ही जाता हूं सर, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्टडी रेफर करते हैं तो उनको सेम वर्ड्स मिलने चाहिए, ठीक है सर। तो क्या बोल रहा है, ऑडिट का स्कोप, ऑडिट का स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर या फिर क्या, ऑडिट, तीनों में से किसी को भी समझाने के लिए मतलब ताकि यूजर को पढ़ने में दिक्कत ना आए, कुछ भी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो उसको बोलते हैं अदर मैटर पैराग्राफ। सो एक्सप्लेनेशन गिवन टू मेक द एंड यूजर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, स्कोप ऑफ द ऑडिट क्या है, कहां पे यूज होगी, कहां पे यूज नहीं होगी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, और तीसरा क्या, ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा है, कहीं भी कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसका एक एक्सप्लेनेटरी नोट। तो इन तीनों में से किसी को भी समझाने के लिए अगर एक पैराग्राफ ऐड किया जाता है तो उसे बोलते हैं अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ, ठीक है, 100% सर। So anything added to explain the above, to explain the क्या, above, ठीक है मेरे भाई, पक्का। तो मेरे को बता, तीन चीजें हो गई। पहला क्या, SA 701 में क्या है, कैम का मतलब जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर द एंड यूजर, मॉडरेटली डिस्क्लोज्ड है, और ये वो मैटर्स में से निकाला जाएगा जो मैटर्स किसके साथ डिस्कस किए हैं, TCWG। कैम का ऐसे बता, कैम का ऐसे बता, कैम का ऐसे है 701, अब 701 है कैम का ऐसे 701 के साथ क्या है, EOM, अदर मैटर या फिर क्या, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, ऐसे 700 सर, अदर मैटर पैराग्राफ भी ऐसे 706 में ही है, दोनों ठीक है सर। अब अगर मैं तुमसे बात करूं क्या कि सर जी एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ कुछ नहीं होता सर, इंपॉर्टेंट मैटर जो पूरा डिस्क्लोज है, ऑडिटर को इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, बस क्या करना है, हाईलाइट करना है सर। अब ऐसा मुद्दा जो डिस्क्लोज ही नहीं है और ऑडिटर को लगता है कि मुझे बताना चाहिए ताकि ऑडिटर के थ्रू एंड यूजर को क्या समझ आ सके, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ द ऑडिटर या फिर ऑडिट रिपोर्ट, इन तीनों में से किसी भी एक को एक्सप्लेन करने के लिए अगर वो कोई एक्सप्लेनेटरी नोट डालता है तो दैट इज नोन एज अदर मैटर पैराग्राफ। समझ गया, एक बार रिवाइज कर लो, फिर आज की क्लास शुरू कर रहा हूं, जल्दी करो फटाफट से सर। अब ये तुम्हारा स्टडी मैच कर जाएगा एज इट इज भाई, ठीक है ना सर, मैं अब स्ट्रिक्टली उसी के हिसाब से चलूंगा, पक्का। हाँ, लास्ट में अच्छा तुम्हारा डिस्कशन मुझे बहुत पसंद आया, बट नाउ आई विल बी केयरफुल कि मैं स्टडी के हिसाब से चलूं भाई, बट डिस्कशन मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो इट टुक हाफ एन आवर लेकिन मजा आया मुझे, एंड थैंक्स कि तुमने डिस्कस कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग में रख लेते कि यार वो मैच नहीं किया, क्या कर रहा है भाई, रीजन समझ आ गया था कि आई वाज टॉकिंग जनरली, बस दैट्स इट। और ये जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा वो किसके हिसाब से एक्सप्लेन करा, फिर स्टडी के साथ। तो इसका मतलब तुम्हें ये तो लग गया होगा कि हाँ इसको पता है स्टडी में क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक। अब ये सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे इन तीनों के ऊपर, ठीक है भाई। तो 3 पैराग्राफ्स हैं, एक ऐसे 701 के हिसाब से और बाकी 2 ऐसे 706। नाम बता दो बस एक बार, की ऑडिट मैटर्स के नीचे लिख लो मॉडरेटली डिस्क्लोज्ड, मॉडरेटली डिस्क्लोज्ड है ना, लिख लिया, वेरी गुड। एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ फुल्ली डिस्क्लोज्ड या एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड, फुल्ली डिस्क्लोज्ड या फिर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड, फुल्ली डिस्क्लोज्ड या फिर एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। अदर मैटर पैराग्राफ नॉट डिस्क्लोज्ड, नॉट डिस्क्लोज्ड, नॉट डिस्क्लोज्ड। भाई हो जाएगा, कंफर्म बोलो, हो जाएगा पक्का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, आ जाओ एक बार जल्दी से अपनी बुक पे, तुरंत आ जाओ सर। अच्छा बुक खोले ही नहीं आज हम लोग, वेरी गुड। ये तो है नहीं, मॉड्यूल 2 है ये वाला, ठीक है डन। आइए सुनिए, ये हम लोग इधर तक तो पहुंच ही गए थे, यहां पहुंच गए बल्कि। आओ देखो, हाँ ये 3 चीजें पढ़ी थी ना हमने लास्ट क्लास में, याद करो। ये देखो है ना कि स्पेसिफिकेशन मटेरियल में स्टेटमेंट के बारे में क्या क्या लिखेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन है ना, क्वांटिफाई करेंगे नेचर एंड क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका रीजन लिख दो। फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर था और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटमेंट टू बी डिस्क्लोज। तो 3 चीजें लिखते हैं मिस स्टेटमेंट के बारे में, पहला क्या, नेचर एंड क्वांटिफिकेशन। अगर क्वांटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो रीजन लिख दो। फिर नैरेटिव डिस्क्लोजर, इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश में उसको समझा भी दो। फिर डिस्क्लोजर या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द स्टेटमेंट नीड्स टू बी डिस्क्लोज।
सही है, याद आ गया, ये जरूर आ सकता है पेपर में, लिखा है इंपॉर्टेंट वहां पे रिटेन, लिखो इंपॉर्टेंट रिटेन, इंपॉर्टेंट रिटेन। ठीक है सर, अब आगे सुनिए आज का क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला था कि आज का क्वेश्चन किन 3 चीजों पे घूमता रहेगा सर? सर कैम पे घूमेगा, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ पे घूमेगा, या फिर क्या अदर मैटर। और अदर मैटर पैराग्राफ भी कौन से ऐसे में है? 706 में ही है। 4.1, 2 एंड 3 ऐसे 706 में ही। समझ गया भाई? आ जा सुन। The objective of the auditor having been formed an opinion on the financial statement is to draw the क्या attention। अब ये ऑब्जेक्टिव बता रहा है of the auditor as per ऐसे 706। ऐसे 706 के हिसाब से ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? To draw the attention of the financial user towards an important matter, towards an when in the auditor's judgment it is necessary to do so by way of clear additional communication। दोबारा से उसको कम्युनिकेट करके, वही मैटर को कट कॉपी पेस्ट करके दोबारा से कम्युनिकेट कर दो। कहां पे? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ में। सो द ऑब्जेक्टिव क्लियर, लॉजिकली याद करो भाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्या ऑडिटर एज पर ऐसे इज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द क्या when in the auditor's judgment it is necessary to do so by way of clear additional communication in the auditor's report। auditor's report में कौन से पैराग्राफ में? emphasis on by way of clear additional communication in the auditor's report to a matter, एक ऐसा matter which is although adequately disclosed, appropriately presented or disclosed in the financial statement, that is of such an importance that is it is fundamental to users। fundamental मतलब most important to the users understanding of the financial statement। सर एक बार कनेक्टिविटी बिठा दो। सब ऐसा समझ आ गया, लेकिन लिखने में भी तकलीफ आएगी, तो कनेक्टिविटी बिठाओ। अब सुनो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए 706 is to draw the attention of the financial users towards the matter, towards the when in the auditor's judgment it is necessary to by way of additional or clear additional communication in the auditor's report to। पहले ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़ो, फिर 2 के बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ो 3 लाइनें, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है मुझे, तुम रिवाइज करो, मुझे जल्दी नहीं है। तो क्या बोल रहा है? ऐसे 706 का ऑब्जेक्टिव है कि क्या करो आप सर, जिस ऑडिटर ने द ऑडिटर हैविंग एन ओपिनियन ऑन द क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो एज पर दिस द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव who has framed an opinion on the, वही ऑडिटर जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन बना लिया है, वही ऑडिटर is to draw an attention of the क्या फाइनेंशियल यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना है। कब? when in the auditor's judgment it is necessary to do so। कैसे अटेंशन ड्रॉ करेगा? by way of clear additional communication in the auditor's report। So as per SA 706, the objective of the auditor having an opinion on the financial statement or framing an opinion on the financial statement is to draw the attention of the financial user when it is necessary to do so, when in the auditor's opinion it is necessary to do so through a क्या clear additional communication in the audit report to following matters A और B। जल्दी कर, पहले ऊपर वाली 3 लाइन पढ़। पहले ऊपर वाली 3 लाइन पढ़। भाई इज इट डन? हो जाएगा? तो लास्ट बार बोलो, ऐसे 706 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर हैविंग एन ऑन द फाइनेंशियल इज टू ड्रॉ द ऑफ द फाइनेंशियल यूजर व्हेन इट इज नेसेसरी टू डू बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिटर रिपोर्ट टुवर्ड्स अ matter which has been already appropriately disclosed in the financial statement, but that is of such an importance that it is fundamental for the understanding of the users of the financial statement।
एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है बट फंडामेंटल है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द एंड यूजर्स। एंड यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए द मैटर इज सो फंडामेंटल, सो इंपॉर्टेंट कि इसको एडिशनली डिस्क्लोज करना जरूरी है। पढ़ो जल्दी से। बोल रहा है मैटर ऑल्दो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज बट इट इज फंडामेंटल फॉर द एंड यूजर्स टू अंडरस्टैंड द क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वरना इसके बिना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मॉडरेटली डिस्क्लोज है और हर बंदा उसको खुद से प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा या इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा सर, है कि नहीं सर? आगे सुनिए। और एज एप्रोप्रिएट एनी अदर मैटर दैट इज रेलिवेंट टू द क्या यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आपने ये वाली चीज अब ध्यान रखना, लिखो इसके साथ लिखो, इफ दिस हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन द कैम ओनली, लिख रुद्राक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इफ दिस हैज बीन डिस्क्लोज्ड इन कैम ओनली, if this has been disclosed in CAM only, then there will be no other matter paragraph. निधि जी समझ में आया? अगर ये वाली बात जो है, कौन सी वाली सर, डिस्क्लोज नहीं है, जरूरी है क्या समझने के लिए? ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर, अगर ये भी कैम में डाल दिया तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ नहीं होगा, ध्यान रखना सर। अदर मैटर पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन अभी आएगा, सेम है। तो हमारे पास चॉइस है कि ये तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए स्टेटमेंट हम कहां डाल सकते हैं भाई? कैम में या फिर कहां? अदर मैटर पैराग्राफ। प्रैक्टिकली कहां डलती होगी बताओ? अदर मैटर पैराग्राफ में। कहां पे डलती है सर? अदर मैटर पैराग्राफ। समझ गया? पढ़ो जल्दी से। दूसरे में लिखा है और इट इज सो रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्या ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिट रिपोर्ट। वेरी गुड भाई, जल्दी से सुनो फटाफट से। अच्छा एक बात बता, एक मुद्दा जो एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है, क्या है? मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं? कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो वो कहां जाएगा? एम्फेसिस ऑन। जो डिस्क्लोज ही नहीं है, बस तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है। तीन चीजों को क्या करना है? और आपको पता है कि वो वहां भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो टिक क्या करोगे? यस, ध्यान रखना सर, अदर मैटर पैराग्राफ टिक करोगे, भूलना मत इस बात को। इसीलिए मैंने वहां पे पहले ही कहां सिखाया तुम्हें? अदर मैटर पैराग्राफ। हर चीज का एक रीजन है, लॉजिक है भाई, ठीक है? चलो आगे सुनो। अब है एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। सर एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ बताया ही नहीं, अभी क्या बता रहा है? एसए 706 का ऑब्जेक्टिव क्या है? अब एसए 706 को पूरा कैसे करेंगे? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ के थ्रू पूरा करेंगे। एसए 706 क्या बोल रहा है सर? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर हैविंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ द क्या अटेंशन। बोल रहा है तेरे को यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना है जहां भी तुझे नेसेसरी लगे, थ्रू क्लियर कम्युनिकेशन। अब तू ये क्लियर कम्युनिकेशन यूजर का अटेंशन ड्रॉ कहां करेगा? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। ऐसे 706 कह रहा है कि जो भी तुझे इंपॉर्टेंट मैटर लगे ना, तो उसमें एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड होगा, लेकिन यूजर का अटेंशन ड्रॉ कर लियो तो फिर से, ताकि उसको जरूरी मुद्दा एक बार पढ़ ले वो दोबारा से, है ना? और ये तू कैसे करेगा? बाय एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। गेम समझ में आया? सो यू हैव टू डू दिस थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव मोड। ऑब्जेक्टिव मोड समझ में आया? आ जा सर। सो मोड ऑफ कंप्लायंस विद एसए 706, व्हाट इज द मोड? मोड है एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ बना दो। क्या बना दो सर? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ बना दो सर। आइए सुन लेते हैं, बना लेते हैं सर, गौर कीजिए सर। अ पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द क्या ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर, दैट रेफर्स टू अ क्या, दैट रेफर्स टू अ, बताना सर, दैट रेफर्स टू अ क्या मैटर, एक मैटर appropriately presented or disclosed in the financial statement that in the auditor's judgment is of such an importance that it is fundamental for the users to understand the क्या financial state। ऊपर वाला ही है, लिख लोगे, पक्का लिख लोगे। अब अदर मैटर पैराग्राफ पढ़ो, क्या वही लिखा जो मैंने बताया था? A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter
अदर देन दोज प्रेजेंटेड, अंडरलाइन करो, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सर इसमें कौन सा वाला आएगा शिवम? वो इंफॉर्मेशन आएगी अदर देन दोज व्हिच आर डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। That in the auditor's judgment is relevant to क्या? Users understanding of the क्या? Audit, auditor's responsibilities and auditor's same था जो disclose नहीं है, but in the auditor's opinion that is relevant for the users understanding of the क्या? Audit, auditor's responsibility and पहले ये रिवाइज करो फिर ये रिवाइज करो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमने जो आज चार्ट बनाया आके उससे ये सारी चीजें क्या हो गई? सिंप्लीफाई। लेकिन क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे। ये क्या है? ये तो चिंदी है, इंट्रोडक्ट, ये नहीं आएगा पेपर में। क्या आएगा अभी मार्क कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल लिखवाऊंगा, पहले रिवाइज करो। क्योंकि ना पेपर में एक बार डिफरेंस आ गया था एम्फेसिस ऑन मैटर एंड अदर मैटर पैराग्राफ में, और एक बार डिफरेंस आ गया था कैम एंड एम्फेसिस ऑन मैटर। अब तुम लिख पाओगे, लेकिन पहले रिवाइज करो ये और वापस फिर से अदर मैटर पैराग्राफ पहले पढ़ो फिर एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ, जल्दी करो। अच्छा एक बात बता हितेश, अगर मैं जो अदर मैटर पैराग्राफ वाली बात है एम्फेसिस वाले पैराग्राफ में लिख दूं तो लिख सकता हूं? एम्फेसिस वाले में लिख सकता हूं? लिख दो सर। फिर उस केस में क्या नहीं बनेगा? हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? एम्फेसिस अलग बनाना चाहिए और अदर, लेकिन दोनों पे ऐसे कौन सा लगेगा? बस चलो भाई ठीक है। हो गया भाई? पक्का से बोलो 100%। अब सुनो ध्यान से, अब मुझे आगे सुनना। रुद्राक्ष इज देयर एनी डाउट भाई? क्लियर है बिल्कुल? तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही? पक्का ठीक है? चला जा, ध्यान से सुन, ध्यान दो फटाफट से सा। अब देखो ध्यान से सा। When the auditor includes an emphasis on meta paragraph in the auditor's report, the auditor shall, अच्छा तुम बताओ, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि कैम क्या है तो कैम बोलोगे एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एज पर द क्या? क्यों? लिस्टेड के लिए कंपलसरी है तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ क्या है? लिख लो सिचुएशनल है। क्या है? सिचुएशनल। ये ऑडिटर के ऊपर है, लिख लो सिचुएशनल। सिचुएशनल ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं भाई तुम्हें, गलत मत करना। वो क्या है? कैम एज पर द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एज पर द क्या? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मार्क कर लेगा कुणाल सही से? ये दोनों क्या है? चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड, सिचुएशनल है भाई। करना ऐड करो वरना मत करो। ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है भाई, ठीक है? चलो आओ सुनो अब ध्यान से एक बार। बोलता व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड, जब ऑडिटर इंक्लूड करेगा, उसकी मर्जी है। किसकी मर्जी है सर? ऑडिटर की मर्जी है। व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड an emphasis on meta paragraph in the auditor's report, the auditor shall, the auditor shall, जब भी ऑडिटर अदर मेटा पैराग्राफ बनाएगा तो ऑडिटर एक पैराग्राफ बनाएगा जिसका हेडिंग क्या डालेगा? यही लिखा है देखो। तो एक पैराग्राफ, सेपरेट पैराग्राफ ऐड करेगा जिसका हेडिंग क्या होगा? एम्फेसिस ऑन। इंक्लूड इन द पैराग्राफ क्लियर रेफरेंस, एक क्लियर रेफरेंस देगा। किस चीज का रेफरेंस? सर द मैटर बीइंग एम्फसाइज, जो मैटर एम्फसाइज किया गया है, इट हैज बीन फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेट। इंक्लूड अ क्लियर रेफरेंस ऑफ द मैटर इंक्लूडेड इन द एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ हैज बीन क्लियरली डिस्क्लोज्ड इन द क्या? फाइनेंस। और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ब्रैकेट में पेज नंबर लिख देते हैं, पैरा नंबर लिख देते हैं, किसका? फाइनेंशियल स्टेट, कि वहां पे तुम्हें पूरा कैलकुलेशन भी इसका मिल जाए, ठीक है? The paragraph shall refer only to the information presented or disclosed in the क्या? फाइनेंस। मतलब वही इंफॉर्मेशन की बात कर सकता है जो कि ऑलरेडी क्या है? डिस्क्लोज्ड है। अदर क्या है? डिस्क्लोज्ड है। किसमें डिस्क्लोज्ड है?
सिंपल है ना भाई भाई। तो अगर कोई तेरे से पूछे, अगर तू एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ ऐड करता है तो व्हाट पॉइंट्स आर कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर? फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर हैज टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन थ्रू अ सेपरेट पैराग्राफ नेम्ड क्या? The auditor has to make a clear reference of the information which has been already disclosed in the क्या? Financial. The auditor can talk only about the information which has already been disclosed in the. तो तीन चीजों को ध्यान रखना है जब भी तू एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ ऐड करेगा। कितनी चीजों को ध्यान रखना है? तीन चीजों। भूलेगा तो नहीं सर? अच्छा, तीसरा क्या है सर? तीसरा है नहीं, दो। अच्छा, इसी को एक यहां दिया हुआ है, एक यहां दिया हुआ है, ए बी सी। हाँ ये है ना, ये बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। इंडिकेट दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या? मैटर एम्फेसाइज। कि मैं अलग से कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं भाई, जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट है एक ही ओपिनियन है सर, इसके लिए कोई मॉडिफाई नहीं हुआ ओपिनियन। ये तो मैं चाहता हूं बस कि तुम जानो, तो जानो, ठीक है। स्पेसिफाई दैट द ऑडिटर्स ओपिनियन हैज नॉट बीन मॉडिफाइड फॉर दिस पॉइंट। और वैसे भी हर पॉइंट के लिए अलग से ओपिनियन थोड़ी होता है। ओपिनियन तो क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। वही मैं बोला, तीन थे, ए बी सी। रिवाइज कर लो और इंपॉर्टेंट लिख के रिटेन लिख लो भाई। ये क्वेश्चन भी ऊपर लिख ले, क्वेश्चन लिख ले, मैं लिखवाता हूं पहले, इंपॉर्टेंट लिख ले पहले, फिर क्वेश्चन लिखो। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर, और पॉइंट्स की जगह पेपर में ज्यादातर क्या आता है? फैक्टर्स, ठीक है। तो लिखो, कोई बात नहीं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय एन ऑडिटर while adding emphasis on matter paragraph. Points to be considered by an auditor while adding emphasis on matter paragraph. Points to be added by an auditor, or points to be considered by an auditor while adding emphasis on matter paragraph. While adding emphasis on matter paragraph. Points to be considered by an auditor while adding emphasis on matter paragraph. सही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का ना? 100% सर। अब सुनो ध्यान से, एक बार गौर कीजिएगा सर। आइए सर, ये कहां तक है? सी तक है। अच्छा, मैं बार बार सी को हटा रहा हूं यहां से, क्यों? क्योंकि बोल्ड हो चुका है, ठीक है। व्हेन ऑडिटर इंक्लूड्स अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल इंक्लूड एक पैराग्राफ जिसका नाम क्या होगा? अदर मैटर पैराग्राफ। ये भी लिख लो, सिचुएशनल। अदर मैटर पैराग्राफ भी क्या आएगा पेपर में? सिचुएशनल। सिचुएशनल, सिचुएशनल लिखो। इंपॉर्टेंट एंड रिटेन भाई, आज का दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एंड रिटेन। अच्छा, अब एक बात बता दो, तुम लोग बता दो मुझे पहले, ये इंपॉर्टेंट और रिटेन लिखने से पहले एकता जी ये बताइए, एकता जी बताइए जरा, अगर आप एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ ऐड कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करोगे? पहला, इट शैल बी डन थ्रू अ सेपरेट पैराग्राफ नेम्ड, अ क्लियर रेफरेंस शैल बी मेड to the information already appropriately or adequately disclosed in the financial, and communication can also be made regarding the information already disclosed. State that the report has not been modified with respect to the emphasis on matter paragraph. रिवाइज कर लीजिए प्लीज, आएगा पेपर में। घर का समय बचाइए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो भाई। समझ आ रहा है? अच्छी बात है, रिटेन होगा और अच्छी बात है सर। जल्दी कीजिए फटाफट से, एक बार रिवाइज कीजिए, 1 मिनट लगाइए इसके ऊपर। ये वो फैक्टर्स है जो ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो क्या ऐड करेगा? एम्फेसिस ऑन मैटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कैम के ऊपर है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं तुम्हें, यही तीनों की बात करेंगे हम आज, इसीलिए आते ही मैंने तुम्हें क्या बनवाया? चार्ट बनवाया भाई। सारा मुद्दा वही हो गया था, गेम पूरा। कौन से वाला मॉडरेटली डिस्क्लोज्ड है? कौन से वाला डिस्क्लोज्ड ही नहीं होता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिवाइज करो क्वेश्चन जल्दी, लास्ट 30 सेकंड और। 3 चीजें डालेंगे, अदर मैटर पैराग्राफ है ना, ये 3 चीजों को मेंशन करना पड़ेगा, 3 चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब कैसे भी पूछे एग्जाम में,
यस यस यस, बी एक्टिव, मेक योर 100% एफर्ट भाई, कुछ नहीं है। और हम कितना ही करते हैं, 2-3 पेज ही करते हैं बस, वो रिवाइज करने होते हैं तुम्हें घर जाके। और मेरा तो रूल था, जब मैं पढ़ने बैठता था पहले पिछला रिवाइज करता था 15-20 मिनट, फिर आगे आता था। अब तुम्हारा रूल पता नहीं, तुम लोग, सर हमारा रूल है ना हम पिछला करते हैं ना आज का करते हैं। इधर आओ सुनो, अब आओ सर, ऐसे 701 का पर्पस क्या है सर? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, उसका पर्पस क्या है? तो अगर ऑडिटर कैम डालता है, क्या डालता है? कैम। कब डालेगा? लिस्टेड कंपनी में डालना ही पड़ेगा, और अनलिस्टेड में ऑडिटर चाहे तो डाल सकता है, चाहे तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। क्या है? रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लॉ ने ये जो कैम बनाया है, इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग कैम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट? क्या इससे ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाता है लोगों की नजरों में? क्या इसमें ऑडिट रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ जाता है? यस, एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। क्या एनहांस करता है बोलो? एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। चलो ठीक है, डन। आइए सुन लेते हैं। इट एनहांसेस द क्या? इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बोलो भाई, इट एनहांसेस द क्या? कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स। ठीक है सर, पहला क्या बोलो? इट एनहांसेस द, इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऑडिटर की रिपोर्ट का कौन सा वैल्यू एनहांस कर देता है सर? कम्युनिकेटिव वैल्यू। इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई सर। इट एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। पहला पर्पस है किसका? क्या पढ़ रहा है तुम्हें? कहां जा चुकी है तेरी आत्मा? इट एनहांसेस द क्या? कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ कैम। कैम, कैम बोले तो कैम का या ऑडिटर्स रिपोर्ट का वैल्यू बढ़ा देता है? कौन बढ़ा देता है? कैम। तो कैम एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा पर्पस क्या है? प्रोवाइड क्या? एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस देम इन अंडरस्टैंडिंग दोस मैटर्स दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। Helps the financial user to understand the matters which in the auditor's professional judgment are the most significant throughout the audit. खत्म, बस। तो पहला क्या? enhances the, किसको हेल्प करता है? फाइनेंशियल यूजर। कैम को हेल्प करता है कि फाइनेंशियल यूजर? कैम फाइनेंशियल यूजर की हेल्प करता है वो मैटर अंडरस्टैंड करने में जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट। याद हो रहा है? ऐसे कौन सा है? पहला किसकी वैल्यू बढ़ाता है? किसकी मदद करता है? क्या समझने में? मोस्ट सिग्निफिकेंट मैट। अगर 2-3 वर्ड ऊपर नीचे करके भी लिखा होगा तो नंबर पूरा ही मिलेगा। तो लॉजिकली समझो, मन को समझाओ कि हम फेस टू फेस अटेंड कर रहे हैं तो पूरा लूट लो क्लास को। क्यों? क्योंकि सर इससे तुम्हारा ही फायदा होगा भाई। जो स्टूडेंट डाउट लेते हैं, डिस्कस करते हैं, आई पर्सनली फील दे आर वेरी गुड। भाई जब पढ़ रहे हो तो डाउट तो आना बनता है ना। डाउट से इरिटेट होऊंगा अगर मैं, तो इसका मतलब समझ लेना जिस दिन इरिटेट हुआ मतलब मुझे नहीं आता भाई। तुम डाउट लोगे, इसमें तुम्हारा भी भला होगा और मेरा। मैं इनको बार बार थैंक यू बोल रहा था उस दिन डाउट डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मुझे पता अगर डाउट नहीं पूछते ना तो कंफ्यूजन लेके घर चले जाते, और इससे नुकसान इनका नहीं होता, मेरा ज्यादा होता। राइट सर? तो बेसिक है, तुम्हें जो मन कर रहा पूछो, बस रिवाइज करो घर जाके भाई, बस रिवाइज करो। तो पहला किसकी वैल्यू बढ़ाता है? कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ा देता है। किसकी? ऑडिट रिपोर्ट। किसकी हेल्प करता है? कौन कर रहा है सब कुछ? बहुत बढ़िया सर। फिर आगे क्या बोलता है सर? कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स ऑल्सो दिस द क्या? अंडरस्टैंडिंग या फिर इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द क्या? एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट। एंटिटी क्या है और सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स क्या है? कैसे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन कितना इस बार लिया है, कितना अगली बार ले रहे हैं। सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स को समझने में मदद करता है कि सर मैनेजमेंट क्या क्या अपनी जजमेंट से कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है सर, है ना। तो इट हेल्प्स द इंटेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, सिग्निफिकेंट मैटर्स को समझने में मदद करता है, एंटिटी को और मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को भी समझने में मदद करता है। पक्का भाई? जल्दी रिवाइज करो फटाफट से सर।
अब देख हार्दिक, तेरे पेपर में उठ के आ जाएगा क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स द फाइनेंशियल यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो क्या मार्क करेगा? कैम। क्या मार्क करेगा? यही पेपर है भाई तेरा, यही पेपर है, हर चीज को दिमाग खोल के पढ़ो। तो 3 पर्पज हो गए कैम के ऐसे 701 के हिसाब से। एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। एनहांसेस द क्या बोल? एनहांसेस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फिर बोल, सर हेल्प्स द फाइनेंशियल यूजर इन अंडरस्टैंडिंग दोज मैटर व्हिच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर द मोस्ट significant in the course of the audit. Helps the financial user understanding the audit and the professional judgment, significant judgment made by the management auditor का नहीं, management का significant judgment। खत्म करो जल्दी से, जिसमें समझ में आ रहा है। ऐसे कौन सा लगेगा? पिछला क्वेश्चन क्या था कि जब तो एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ डालेगा तो कितनी चीजें उसमें ऐड करेगा? 3 चीजें ऐड करेगा। अब बोल रहा है कि कैम डालने का पर्पस क्या है भाई, कैम को ऐड करने का ऑडिट रिपोर्ट में पर्पस और फायदा क्या है? अब बेनिफिट्स पूछ ले, पर्पस पूछ ले, एक ही बात है भाई, जल्दी करो। अब आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का भाई, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें स्कैनर में सबसे ज्यादा मिलने वाला है। स्कैनर पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा ये मिलने वाला है और ये खत्म होने वाला है। इसके बाद ऐसे क्या बचेगा इसमें? 710। फिर कारो भी कराऊंगा, मतलब तुम्हारा स्टडी भी बाद में लास्ट में तुम मैच करोगे तो सारा कवर्ड है भाई इसके बाद। लेकिन पहले बताओ, जितना कर लिया ये चैप्टर समझ में आया? ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट समझ में आए? कौन सा ओपिनियन कब देना ये समझ में आया? फिर बस ये बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि कौन सा ओपिनियन कब देना है मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं तुम्हें। कौन सा ओपिनियन कब देना है ये तो स्टूडेंट्स को याद रहता है, किस ओपिनियन के टाइम पे क्या लैंग्वेज लिखनी है वो भूल जाता है। सही बोल रहा हूं मैं, तुम मानो या ना मानो। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि क्लास में आने से पहले आ जाओ, 15 मिनट बैठ के वो लैंग्वेज एक बार रिवाइज कर लो, शाम को रिवाइज कर लो। तो जो टॉपिक्स मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना कि स्टूडेंट भूल जाते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दो। मैं इलॉजिकल बात नहीं करता हूं, ये स्टूडेंट्स का ही दिया हुआ मुझे ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये भूल जाता है, वो लैंग्वेज भूल जाता है। कौन सा ओपिनियन कब देना है कभी नहीं भूलेगा। क्या भूल जाता है? कौन सा ओपिनियन में भाषा क्या लिखनी है। हालांकि बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे, है ना। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्दिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो। स्कोप में कुछ नहीं है, इसमें है कि की ऑडिट मैटर्स का मतलब भी यही है कि ऑडिट ओपिनियन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल होगा। कैम के लिए अलग से कोई ओपिनियन, ना तो कैम के लिए कोई ओपिनियन होगा अलग से, और ना ही किसके लिए होगा, किसके लिए होगा, एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। लेकिन इसको कोई समझा के अगर मुझे बता सके तो मैं मानूंगा कि वो घर पे पढ़ता है और वो बुद्धिमान इंसान है। ये 2 लाइनें मुझे समझा दो। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू, पंडित के मन को राह दिखाता। समझाना है सर जी, ऐसा टाइम नहीं फोड़ना। रुद्राक्ष जी क्या समझ में आई बात? मैं समझाता हूं। केस स्टडी है, ऑब्जेक्टिव भी है। सुनो कैसे बनता है पेपर, कहां कहां से कैसे कैसे बनता है, क्यों स्टूडेंट ऑडिट में धक्का खाते। मैडम जी कैम का फुल फॉर्म शिद्दत से बोलो एक बार। की ऑडिट मैटर्स विच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ। इसका मतलब ऑडिट हुआ है और ओपिनियन बना है। अगर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन आता तो उसमें कैम नहीं डालना है। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडी, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन में ऑडिट ही नहीं हुआ और ओपिनियन तो ड्रॉ हुआ ही नहीं है। डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन है, क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन। सर कैम डला है, इसका मतलब यह है कि ऑडिटर ने ऑडिट किया है और उसके लिए ओपिनियन भी बना लिया, ओपिनियन भी बना लिया है, तभी कैम आया है। लिखो दैट इज वी कैन से दैट in case of disclaimer of an opinion,
CAM is not included. That is, in case of disclaimer of an opinion, CAM is not included. That is, in case of disclaimer of an opinion, CAM is not included. That is, in case of disclaimer of an opinion, CAM is not included. एकता जी, डिस्क्लेमर में CAM क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें ऑडिट ही नहीं हुआ ना, तो की ऑडिट मैटर कैसे पता चलेगा मुझे? जब मैं ऑडिट ही नहीं किया तो कौन सा मैटर की है, कौन सा मैटर की नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? और मान लो मैंने सारे मैटर ही नहीं देखे, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? समझ गया? तो अगर डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन है तो वहां पे कैम नहीं होता। तो कैम है मतलब ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है और ओपिनियन भी बना लिया। भाई कॉन्फिडेंट रहो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा। लेकिन तुम्हें समझ आया कहां कहां फंस सकते हो, कैसा कैसा इंटरनली क्वेश्चन आ सकते हैं? पेपर बाहर से कभी नहीं, अंदर से, ज्यादा अंदर से आ गया वो तो मैं मान रहा हूं, बाहर से आया वो स्टेटमेंट गलत है ना? ज्यादा अंदर से आएगा चलेगा, चलेगा, ठीक है ना भाई? ये कर पाओगे? अब ऑब्जेक्टिव भी और इस पे केस स्टडी आया तो भी कर लो। तो कैम कहां पे नहीं होगा? मान लो अगर लिस्टेड कंपनी है तो भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। कैसे होगा? ऑडिट ही नहीं हुआ है तो कैम कैसे पता चलेगा भाई? चाहे कंपनी भाई अगर अनलिस्टेड है तो कहीं नहीं होगा, चाहे ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर लिस्टेड कंपनी है और ऑडिट नहीं हो पाया, क्या है? डिस्क्लेमर है, तो भी कैम। समझ गया? गलत नहीं करना, लॉजिकली चलना है भाई, है ना? थ्योरी नहीं है, ऐसा भेजा में बिठाओ। और अक्सर भेजा में ज्यादा क्या बैठता है? जो लॉजिकल चीज होती है ना, रटने वाली कम बैठती है, लॉजिकल वाली ज्यादा। अब ये भूलोगे तो नहीं, पक्का बता दो। चलो आओ, अब आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने में 10 मिनट है हमारे पास। सुनो, लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट्स याद कराऊंगा बस लास्ट आज के। तो द्राक्ष वो ऊपर वाला समझ तो आ गया अच्छे से? डिस्क्लेमर की बात कर रहे? अच्छा, पढ़ पहले क्या लिखा है, पढ़। बोल रहा है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट आर इन कॉन्टेक्स्ट। ये किसके लिए यूज होता है? ऑडिटर्स हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन। ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं कि ऑडिटर ने अपना ओपिनियन बना लिया है, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट कर लिया है और ओपिनियन भी बना लिया, मतलब कैम ऐड कर लिया। मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि तुमने ओपिनियन बना, मतलब ऑडिट हुआ है और ओपिनियन भी बना लिया, इसीलिए कैम ऐड हुआ है। तो जहां पे ऑडिट या ओपिनियन नहीं होगा, ऑडिट ही नहीं हुआ होगा, ओपिनियन ही नहीं होगा, वहां पे कैम नहीं आएगा। समझ गया? तो पूछ लिया कर यार, ऐसा शांत क्यों बैठता है यार भाई? मैं तेरी शक्ल देख के बोला परेशान हो रहा है। आजा चलो, क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड याद मार्क कर लो, सब्स्टिट्यूट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। लिखो नॉट अ सब्स्टिट्यूट को ऐड कर लो बस एक बार। देखो, की ऑडिट मैटर्स कौन से ऐसे में आता है? किसमें आता है बोलो? 701 में आता है भैया जी, 701 में आता है की ऑडिट मैटर्स। तो बोल रहा है अगर तूने की ऑडिट मैटर ऐड किया तो कोई एहसान नहीं किया है, ये ऐसे है, तेरी ड्यूटी है किसकी? ऑडिटर की। एंड एडिंग की ऑडिट मैटर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ऐसा नहीं है कि तू की ऑडिट मैटर ऐड कर दिया तो ये तीनों में से कुछ छोड़ देगा, ये तो आना ही चाहिए। ये तो ना तो तू छोड़ सकता है ना ही मैनेजमेंट। कहीं साठ गांठ करके बोल दो अरे कैम तो बना ही रहे हैं, तो तेरे को रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालने की क्या जरूरत है, मैं तो कैम में लिख ही रहा हूं। कैम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कैम अगर तू कर भी रहा है तो ये तीन भी तेरे को करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया? तो अब तो आंसर पक्का मिल गया। तो कैम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। कैम कौन से ऐसे में है? किसमें है? तो अगर तूने कैम ऐड कर दिया, किसमें ऐड कर दिया? ऑडिट रिपोर्ट। किसमें? सो कैम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द कैम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द कैम इनमें से किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बोला भाई, कैम इनमें से किसी का भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। समझ आ गया? सो कैम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। समझ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ देखिए सब, a substitute for the auditor expressing a क्या? A substitute for the auditor expressing a क्या? Modified opinion.
कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से किसी का भी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। अ सब्सटीट्यूट फॉर द मतलब कैन नॉट बी, मतलब ये सब्सटीट्यूट नहीं है, ये मत सोचना सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट। अ सब्सटीट्यूट फॉर द क्या, अंडरलाइन करो, ऑडिटर्स एक्सप्रेसिंग अ क्या, मॉडिफाइड ओपिनियन। कि तूने कैम में लिख दिया सब कुछ, ऐसा ये रिस्क है ये, तो तेरे को मॉडिफाइड ओपिनियन अलग से देने की जरूरत नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, अलग से मॉडिफाइड ओपिनियन तो देना पड़ेगा, तभी तो एंड यूजर समझेगा ना सर। इट कैन नॉट बी एक्ट एज अ क्या, सब्सटीट्यूट फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन। सो इट कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट फॉर क्या, मॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट अकॉर्डिंग विद ऐसे 705 लिख लो। तो भाई किस चीज का सब्सटीट्यूट नहीं है दोस्त? मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन का सब्सटीट्यूट, मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन का सब्सटीट्यूट नहीं। समझ गया क्या? 100% आ जा। उसके बाद आइए, अ सब्सटीट्यूट फॉर, ये नहीं है मतलब ऊपर नॉट लिखा हुआ है, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर क्या, पहला बोल, नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एज पर एसए 705, ऐसा लिख देना। अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570, 570 क्या बोलता है? गोइंग, क्या बात है मैडम, गोइंग कंसर्न इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर क्या, इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू द इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट अ क्या, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ क्या। सर मैंने कैम बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर वही था जिससे पता चल रहा था कि गोइंग कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से ऐसे 570 में तो रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि सर पढ़ के सब कैसे अंदाजा लगाएंगे कि गोइंग कंसर्न पे खतरा आ रहा है इससे, तो अलग से तेरा रिपोर्टिंग ऐसे 570 में सर्कमस्टांसेस का विच पोजेस अ डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग, ना तो मॉडिफाइड रिपोर्ट का सब्सटीट्यूट है और ना ही रिपोर्टिंग अंडर 570 का सब्सटीट्यूट है। दोनों पढ़ो भैया। देखो कैम से ऑडिटर समझाने की कोशिश कर रहा है कि डाउट है, डाउट है, किसके ऊपर डाउट है? गोइंग कंसर्न। सीए समझ जाएगा, सीएस समझ जाएगा, सीएमए समझ जाएगा, क्या आम आदमी समझेगा? नहीं समझेगा। तो अलग से रिपोर्टिंग में लिखना पड़ेगा कि सर वो जो कैम था ना उसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे तकलीफ आ सकती है, अलग से ऐसे 570 में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जल्दी करो। लास्ट, a separate opinion on individual matters। सर जी वैसे तो सेपरेट ओपिनियन होता नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल मैटर पे सेपरेट ओपिनियन नहीं होता। स्टडी का लैंग्वेज चेक कर, एज इट इज यही लाइन लिखी है क्या? वेयर पूरा लिखा है नहीं? हाँ पूरा, मेरे को लग ही रहा था कि कुछ अलग होगा, यही तो लिखा है, सेम ही तो है, यही है। सेपरेट ओपिनियन ऑन, पूरा लिख लो इसको, पूरा लिखो। where material uncertainty exists in a particular matter, where material uncertainty exists in a particular matter, where material uncertainty exists in a particular matter, where material uncertainty exists in a particular मैटर। देखो वैसे तो सेपरेट ओपिनियन देना नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन में क्या है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो उसके लिए अलग से ओपिनियन देना पड़ेगा क्या, क्वालिफाइड। क्या देना पड़ेगा, क्वालिफाइड, है ना सर। वैसे तो हमारा इंडिविजुअल ओपिनियन होता नहीं है। ओपिनियन क्या होता है हमेशा बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ, लेकिन अगर किसी रिजर्वेशन पे क्या आ रही है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, तो वो भी अलग से देना ही पड़ेगा। तो मैं कैम से वो भी सब्सटीट्यूट नहीं, तो कैम तीन चीजों का कभी सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। पहला बोल, मॉडिफाइड ओपिनियन एज पर ऐसे, गोइंग कंसर्न एज पर, सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स हैविंग मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो 705, 570 और इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट, है ना, विच इज मटेरियल इन नेचर। चलो आज इतना ही करेंगे, लेकिन अरे जल्दी फुर्ती मत दिखाओ, जैसे आलसी थे वैसे ही रहो, 1 मिनट और रुको, क्लास खत्म होती है एकदम फुर्ती आ जाती शरीर में, कहां से पता नहीं भाई। तो देखो क्या क्या याद करना है आज। पहले बताओ जो डिफरेंस कराया था मैंने तुम्हें, कैम, एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ, वो समझ आया?
सर वो समझ आया तभी तो लेक्चर समझ में आया। तो ऐसे 701 एंड 706। फिर पहला क्वेश्चन था आपका जो याद करना था कि भैया जी जब आप एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ डालते हो तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है सर, वो तो वही चार्ट से ही खत्म हो जाएंगे। फिर लिखा है किसके बारे में, कैम के बारे में। कैम के 3 पर्पस है, कैम के 3। कैम दे दिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या मीनिंग है कि ऑडिट हो गई है और ओपिनियन ड्रॉ हो गया है, ठीक है। और लास्ट क्या बोलता है सर, लास्ट बोलता है तुम्हारा, लास्ट बोलता है सर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट, कैम इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर एनी ऑफ द फॉल। हो जाएगा, चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। भाई प्लीज लॉ का लास्ट क्लास है आज, कंटिन्यू रखना, थोड़ा सा है फिर बैक क्वेश्चंस है खूब सारे। चलो थैंक यू।